जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ कस्बा यार इलाके में चल रही है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने पुख्ता खबर मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की है, जिसके बाद आतंकियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई और सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की है और मुठभेड़ शुरू हो गया। और इससे पहले 24 नवंबर को श्रीनगर के रामबाग इलाके में हुई मुठभेड़ में भी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। मारे गए एक आतंकी की पहचान टीआरएफ के टॉप कमांडर मेहरान के रूप में हुई थी और मेहरान 2 शिक्षकों की हत्या में भी शामिल था। बता दें आपको, सुरक्षा को चाक चौबंद करने और जमीन पर बलों की तैनाती दिखाने की रणनीति के तहत ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की नई कंपनियों घाटी भेजी गई थी और इनमें से 25 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की हैं और सीमा सुरक्षा बल की भी सीएपीएफ की भी एक कंपनी। लगभग 100 कर्मी होते हैं। आंदोलन में फूट की खबरों के बीच आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर ही 40 किसान संगठनों की बड़ी बैठक है। किसानों की घर वापसी और एमएसपी कमेटी के गठन के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पंजाब के ज्यादातर किसान आंदोलन खत्म करने के पक्ष में हैं। वहीं पंजाब के कई किसान संगठन आंदोलन की जीत के बाद धरना करने के पक्ष में भी हैं। वहीं कई किसान संगठन एमएसपी कानून और मुकदमों की वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर धरना जारी रखना चाहते हैं और वापसी के पक्ष वाले आम सहमति बनाने की कवायद कर रहे हैं। रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए ही आज किसान संगठन अहम बैठक कर रहे हैं और पंजाब के 32 संगठनों की कल हुई बैठक में आम सहमति बनी कि संसद के कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही आंदोलन की जीत हो चुकी है। एमएसपी कानून बनने की प्रक्रिया में ही समय लगेगा और इसलिए ही सरकार को एक समय सीमा देकर वापस लौटना चाहिए। वहीं सूत्रों का कहना है कि 32 में से 20 या 22 करीब आधे संगठन वापसी चाहते हैं, जबकि करीब 8 से 10 संगठन बाकी मांगे मनवाने में पक्ष में रुके हुए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब के जोगिंदर सिंह उग्राहा और सरवन सिंह पंडेर, हरियाणा के गुरनाम चटूनी जैसे ही बड़े किसान नेता धरना जारी रखने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। इनके संगठन के किसान बड़ी संख्या में सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर ही बैठे हुए। राज्यसभा से सोमवार को 12 सांसदों के निलंबन के एक दिन बाद यानी संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और डीएमके और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा की कार्रवाई से वॉकआउट करते हुए ही पूरे मामले को अपना जमकर विरोध किया जा रहा है और सांसदों के भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार का डराने का नया तरीका है। उन्होंने कहा, जबरदस्ती ही क्यों माफी मांगना चाहते हैं और सरकार का ऐसा रवैया पहली बार देखा कि इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भी कहा कि राज्यसभा के सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि निलंबन की कार्रवाई गलत तरीके से की गई है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के राज्यसभा सांसदों के निलंबन के फैसले को सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि निलंबन का फैसला आखिरी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आप सभी की बातें सुन ली हैं, लेकिन चेयरमैन को फैसला करने का अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि फैसला चेयरमैन का नहीं बल्कि सदन का था। वेंकैया नायडू ने भी कहा कि 11 अगस्त को ही क्या हुआ था वो देश ने देखा। राज्यसभा के सभापति के आगे कहा उनकी जिम्मेदारी है कि सदन चले और उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभार होना ही चाहिए, पर 17 दिन लगातार करना सही नहीं है। राज्यसभा सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की तरफ से सांसदों के निलंबन की वापसी की मांग खारिज किए जाने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबन के खिलाफ बाकी दिनों के लिए लोकसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक नए बार फिर से पूरे देश में जो डर का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां विश्व संगठन
इसको लेकर ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहने को कह रहा है। वहीं पर राज्य की सरकारें भी हरकत में आ गई हैं और इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ही एहतियात जो है वो बरतनी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में कल महाराष्ट्र सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें देश के कोरोना वायरस से जुड़े हालातों पर भी चर्चा की गई और अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने की भी बात कही गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य में फिलहाल 6 ऐसे यात्री हैं जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका या अन्य हाई रिस्क वाले देशों से राज्य में आए हैं और जांच के लिए भी संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल उन सभी लोगों के सैंपल्स को टेस्ट किया जा रहा है और विभाग ने भी बताया कि इसके अलावा उन व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों की भी पूछताछ चल रही है। और जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही आपको बता दें कि FRRO अंतर्राष्ट्रीय में आने वाले सभी यात्रियों के पिछले 15 दिनों में यात्रा किए गए देश के जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है और उस जानकारी को ही क्रॉस चेक भी किया जा रहा है। इस दौरान अगर कोई यात्री गलत जानकारी देता है तो उस पर भी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की संबित धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और अगर कोई भी यात्री उस टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो यात्री को अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और सभी परीक्षण नकारात्मक आने की स्थिति में ही यात्रियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन से गुजरना पड़ेगा। मथुरा में तनाव को लेकर सीआरपीएफ महानिदेशक की रिपोर्ट ने केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं और इस रिपोर्ट को लेकर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों का मंथन लगातार जारी है। सीआरपीएफ निर्देशक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक संप्रदाय विशेष की आबादगाह में ही संदिग्ध गतिविधियों शुरू हो गई हैं और संदिग्ध लोग सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं ये भी कहा गया कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी संभावना है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी प्रकार की घटना को रोकने के लिए कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है और आपको ये भी बता दें कि धारा 144 भी लागू की गई है और इस मामले में एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय इबादगाह के खिलाफ भी कार सेवा किए जाने को लेकर भी 6 दिसंबर को उसे पवित्र किए जाने जैसे बयान दिए थे और जैसे ही स्थानीय प्रशासन को यह खबर लगी तो यूपी सरकार पूरी तरह से चौकन्ना हो गई और आनन फानन में ही प्रशासन ने अनेक कदम भी उठा लिए। स्थानीय डीएम और एसएसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी किसी भी घटना से निपटने के लिए उपाय भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनमानस से ही भी किसी भी अफवाह का जो विश्वास है उसे करने के लिए भी कहा है और साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी गई है। यदि सोशल मीडिया पर आदि कहीं भी प्लेटफॉर्म पर यदि किसी ने अफवाह आदि फैलाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच 24 नवंबर 2021 को सीआरपीएफ महानिदेशक की तरफ से मथुरा को लेकर एक विशेष रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि मथुरा के हालात ठीक नहीं है और वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की भी संभावना है। इस रिपोर्ट ने ही केंद्रीय और खुफिया एजेंसियों को जो है उनके होश उड़ाकर रख दिए हैं और ध्यान रहे कि सीआरपीएफ की यूपी में कानून व्यवस्था में सहयोग करने के लिए अनेक कंपनियां मौजूद हैं और उन्हीं के आकलन के आधार पर ही डीजी सीआरपीएफ ने ये रिपोर्ट दी है। आपको बता दें कि इसको लेकर भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुंबई दौरे के आज दूसरा दिन है। इस दौरान उनके साथ उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी भी होंगे। आज यानी 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात भी करेंगी। गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करने मुंबई पहुंची ममता बनर्जी को झटका लगा है। शरद पवार से मुलाकात से पहले नवाब मलिक ने कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चा संभव नहीं है। एनसीपी नेता मलिक ने कहा कि पवार ने ये भी बार बार सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने की जरूरत
पर जोर दिया है, लेकिन कांग्रेस के बिना ऐसा गठबंधन संभव नहीं था। मलिक ने कहा, हमें लगता है कि अगर शिवसेना एनसीपी कांग्रेस महाराष्ट्र में हाथ मिला सकती है तो टीएमसी भी कांग्रेस की सहयोग दे सकती है। अगर कुछ मतभेद है तो उन्हें सुलझाया भी जा सकता है। ममता बनर्जी टीएमसी को राष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित करने पर विचार कर रही हैं। यही वजह है कि वो पिछले कुछ दिनों से देश भर के राज्यों का दौरा कर रहे हैं और कई राजनीतिक नेताओं से भी मिल रही हैं। और मुंबई के दौरे पर भी ममता बनर्जी ने कल मंदिर के दर्शन किए हैं और इसके साथ ही आज ममता बनर्जी एनसीपी के शरद पवार से भी मिलने जा रही हैं। उनके आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मिलने का उम्मीद जताई जा रही है। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी को विचार करेगा। माल्या को 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था और कोर्ट ने कहा था कि दोषी का प्रत्यर्पण हो या ना हो, सजा पर फैसले के लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता। जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि दोषी अपने वकील के माध्यम से पक्ष रख सकता है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता को मामले में अपनी सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया और बैंकों के हजारों करोड़ रुपए जो थे वो हजम कर फरार माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को ही अवमानना का दोषी ठहराया था। उसे डिएगो डील के $40 मिलियन अपने बच्चे के विदेश अकाउंट में ट्रांसफर करने और संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का भी दोषी करार दिया गया था और उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई थी। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 5 अक्टूबर 2020 को ये मामला कोर्ट में लगा था। उस दिन भी जजों ने इस पर बात की और हैरानी भी जताई थी कि यूके की अदालत में प्रत्यर्पण की कानूनी लड़ाई हार जाने के बाद भी विजय माल्या अब तक कहां कैसे जमा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि तब केंद्र के वकील ने कोर्ट को बताया था कि भारत सरकार की तरफ से प्रत्यर्पण की भी सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद अब यूके में कोई गुप्त कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारत सरकार को इसमें पक्ष नहीं बनाया गया और इसलिए ये नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। केंद्र के वकील ने आज भी यही बात कही।